चाहता हूँ देर से आने के लिए, लेकिन सच ये है कि आप भी और हम भी यहाँ इसलिए बैठे हैं कि वास्तविकता में हमारे यहाँ समस्याएं हैं। अगर कोई समस्या नहीं होती तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे होते? क्या आपके पास काम नहीं है? क्या आपके पास आपका परिवार नहीं है? क्या आपके पास समस्याएं नहीं है? क्या आपके जीवन के सपने नहीं हैं? लेकिन मुझे भरोसा है कि आप हम पे भरोसा करते हैं। उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए तो देर सवेर हो सकती है, दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको मुझे रोज टकराना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, अपनी समस्याओं को एक दूसरे के पास ले जाना पड़ेगा। और जैसे हम आज बात कर रहे हैं ऐसे जाके आपको समाज में बात करनी पड़ेगी, तब जाके मिशन मूवमेंट जो है आगे दोबारा से बढ़ेगा। ये जो जगह है ना, क्या नाम है इसका? मक्कड़ पैलेस नहीं, जगह गिद्दड़बाहा, मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर, और कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? गिद्दड़बाहा। तो आज हम गिद्दड़बाहा हैं और ये मुक्तसर में आता है, जो जिला हमारा मुक्तसर है। लेकिन जब हम यहाँ से ये संकल्प प्रतिज्ञा लेके जाएंगे कि हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है, हमें इस काम को और आगे बढ़ाना है, और जो लोग सोए हुए उनको समझाना है। मैं एक निवेदन करूंगा कि 1 मिनट का समय आप लोग अपने अपने फोन जो है, मैं 10 मिनट ही बोलूंगा, उसको वाइब्रेट मोड पे कर लें। ये गलत है कि जब कोई बोले और आप इस तरह से आपके फोन कोई भी हो जाए, सभी लोग अपने फोन को जो है वो साइलेंट या वाइब्रेट मोड पे कर ले। बोलने वाला व्यक्ति जो है और जो सुन रहा है उसका भी जो है ध्येय टूट जाता है और उसमें मजेदारी नहीं होती। हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, लेकिन आपको जो है जो बात हम गंभीरता समझाना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तोमर जी ने अपनी पूरी बात रख दी और आपको मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को समझ भी आए होंगे, क्योंकि आज के हमारे जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया से, टीवी से बहुत जुड़े हुए हैं। वो चीजों को देखते हैं किस तरह से पूरे देश में और देश की सरकारें हमारे अधिकारों का किस तरह हनन कर रही है। और जैसा इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 मार्च 1956 को जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बाबा साहब को भी उस समाज से उम्मीद थी। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील पैदा हो जाएंगे, उस समाज पे कभी कोई अत्याचार नहीं हो सकता, उसके हक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये भरोसा बाबा साहब अम्बेडकर को था। उनको लगता था कि उनके जाने के बाद भी और उनको रहते हुए भी जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया, जिन लोगों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा है, या जो शिक्षा का अधिकार आपको दिला है संविधान में, या जो वोट का अधिकार आपको दिला है, तो उससे आप लोग आगे बढ़ोगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत कि जो लोग आगे बढ़ पाए थे, उन्होंने अपने अपने परिवार को ज्यादा अहमियत दी, उन्होंने समाज को अहमियत नहीं दी। पे बैक टू सोसाइटी, समाज को वापस करना, इस नियत को छोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम जहां पहुंचे थे उससे हम धीरे धीरे वापस आने लगे। अब हम जो है ना, भीम आर्मी के लोगों से कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, हम चढ़ाई के दौर में, हम यहाँ चढ़ाई पर, कि हमने धूप में, बारिश में, बरसात में, सर्दी में, सड़क पे, दिल्ली जाके तमाम तरह के आंदोलन किए। किस लिए? कि जो जुल्म जाति और हमारे अधिकार छिन गए हैं, ये अधिकार हमारे ना छिने और हमारे ऊपर ये जुल्म जाति अत्याचार ना, और हमारा जीवन भी यहाँ इस प्रदेश में और देश में सम्मान स्वाभिमान से बना रहे। जो अधिकार सबको मिले वो हमें भी मिले और हमारे भी माताओं बहनों का सम्मान बराबर हो। तो वो जो संघर्ष आपने 3-4 साल में किया है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का समय आ गया। अब हम लोग यहाँ चढ़ाई पे, चढ़ाई समझते हैं ऐसे होती है चढ़ाई। यहाँ से अगर आपने एक दूसरे के हाथ पकड़कर समाज को जोड़ना शुरू नहीं किया तो हम लोग इस चढ़ाई पर फिसल जाएंगे, और अगर हम लोग फिसलेंगे तो वापस वहीं जा गिरेंगे जहां बाबा साहब अम्बेडकर देख रहे थे, जब उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और अगर यहां हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के, जो बात मैं अब आपको बता रहा हूं, इस समाज में ऐसा नहीं कि समझे हुए लोग नहीं, यहां समझे हुए, तैयार हुए लोग हैं पुराने, और जो जिनको आज हम तैयार कर रहे हैं, अगर वो तैयार किए गए लोग उन पहले जो तैयार हो चुके हैं उन लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जोड़कर समाज के बीच में जाने का काम करेंगे, वो लोगों को तैयार करने का काम करेंगे, तो हमारा काम आसानी से आगे बढ़ जाएगा। और जब हमारा काम आगे बढ़ेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है
कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। आज अयोग्य लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली की गद्दी पे बैठ के ये कानून बना देते हैं किसानों के खिलाफ। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पर बात कर रहा हूं, किसानों के खिलाफ जो है वो 3 बिल ले आते हैं, उस पर वो किसी हाउस में चर्चा नहीं करते, ना लोकसभा में करते ना राज्यसभा में करते। और किसान जब उन बिल को देखता है तो किसान की जो है टांगे कांप जाती, किसान को समझ आता है ये तो बिल जो है ये तो बहुत खतरनाक बिल है। हमारे जो लोग ज्यादा लोग भूमि लोगों पे नहीं है, जमींदारे नहीं है, लेकिन मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर अन्याय किसी के साथ भी हो तो वो न्याय के लिए खतरा होता है। और आप समझिए कि जहां जमींदार के साथ अन्याय होने लगा तो आप समझिए कि मजदूर का क्या होगा। किसान और मजदूर एक ही कड़ी के एक सिक्के के जो है ना 2 पहलू। अगर किसान बर्बाद होगा तो मजदूर भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो बिल आए थे वो बिल उन पे ना किसानों से बात की गई, ना किसी संगठन से बात की गई, और प्राइम मिनिस्टर ने वो बिल जो है सदन से पास करा दी क्योंकि सरकार उनकी है, बहुमत में वो लोग बैठे हैं। तो वो बिल, वो जो विधेयक था वो कानून बन गया। अब कानून बन गया तो 2.5 महीने से तो पंजाब के लोग सबसे ज्यादा सड़क पे बैठे हुए थे आंदोलन में, हरियाणा के लोग बैठे, जहां जहां किसान है सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब उन्हें विश्वास हो गया कि भाई अब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो वो किधर कूच कर गए, दिल्ली में। अब चाइना तो भारत में घुस रहा है, 350 किलोमीटर तक चाइना घुस चुका भारत में, उस पर तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। लेकिन जब किसान जाने लगे और वो देश की राजधानी है, जहां हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जहां हमारी संसद है, जहां हमारी तमाम तरह की जो है पुरानी जो है निशानियां हैं, वहां किसान नहीं जा सकते हैं। वहां कौन जा सकता है? सिर्फ प्रधानमंत्री जा सकता है। किसानों को सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया गया, टिकरी बॉर्डर पर रोक दिया गया, शाजापुर बॉर्डर पर रोक दिया गया, और बीच में उनके रास्ते में बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, कटीले तार, वो अन्नदाता जो इस देश को अनाज देता है। कभी आपको याद है, जो नौजवान है, आपको तो जानकारी नहीं होगी जिन्होंने नहीं पढ़ा, इस देश में अनाज भी विदेशों से आया करता था, लाल अनाज। यहां हरित क्रांति हुई और उस हरित क्रांति में एक बड़ा रोल जो है हमारे लोगों का रहा। उस हरित क्रांति के बाद जो है इस देश में अनाज पैदा होना शुरू किया, और जो देश अनाज को वहां से मंगाया करता था विदेशों से, उस देश के लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना अनाज उगा दिया कि वो दुनिया में जाने लगा। तो आज उस किसान की जमीन छीनने के लिए और वो सारी जमीन छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए ये विधेयक बनाया गया। किसान लड़ रहे हैं, 40 से ज्यादा किसानों को शहादत हो चुकी है। आप ये समझिए, जब ये लोग किसानों को नहीं बख्श रहे हैं तो मजदूरों को बख्शेंगे? भाई रोटी तो सब लोग खाते हैं, रोटी आप लोग भी खा लोगे। इस किसान बिल से होगा क्या कि 10 साल के अंदर तो आ जाएगी देश के अंदर भूखमरी, और जो आटा आज 10 रुपए किलो मिलता है, 15 रुपए किलो मिलता है, वो ज्यादा 100 रुपए किलो मिलेगा। अब अमीर लोग तो 100 रुपए किलो के आटे को खा लेंगे, क्या आप लोग खा लोगे? और चलो आप ही लोग खा लोगे, पंजाब के लोग क्या, पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग रहते हैं, गरीब कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, वो क्या खा पाएंगे? और जब वो ना खा पाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्राइम बढ़ेगा, इससे जनमानस का नुकसान होगा। कुछ लोग भूख के कारण मर जाएंगे, कुछ लोग जो है झगड़ों के तमाम तरह से चोरी चकारी बातों में पड़ के जो है जेलों में चले जाएंगे। तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में 2 तरह की व्यवस्था है, एक व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है संविधान द्वारा, और एक उससे जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही जो गैर बराबरी पर आधारित है, जिसको आरएसएस और बीजेपी के लोग चलाते हैं, वो एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को काटने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, और माननीय काशीराम साहब ने सोए हुए समाज को, जो समाज कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, या हमारा व्यक्ति भी सरपंच बन सकता है, या हमारा व्यक्ति भी जो है वो एमपी एमएलए बन सकता है, वो समाज जो है सरकार बनाने के लिए सोचने लग गया। और वो इस पंजाब में तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वो हो पाया, और एक नहीं 4-4 बार हुआ। तो मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये पंजाब में भी हो सकता है और देश के किसी भी कोने में भी हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में तो राज उसी का होता है जिसके पास वोट होती है, और वोट तो आपके पास है, और राज किसका है? राज तो आपका नहीं है। तो अगर अपना राज लाना है, और तमाम तरह की जो समस्या आपके जीवन में है, चाहे वो रोटी की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो मकान की हो,
चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो सुरक्षा की हो, चाहे वो रोजगार की हो। अगर आपका राज आता है तो मुझे लगता है इसके लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा समस्या आपके साथ है तो ज्यादा काम भी आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ से 100 लोग भी तैयार हो जाएंगे काम करने वाले, और वो लोग गांव-गांव जाके लोग तैयार करने लग जाएंगे, जितनी मेहनत हम लोग यहाँ कर रहे हैं और आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं इतनी ईमानदार से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने की उम्मीद है और आप कुछ करना चाहते हैं और इस समाज से प्यार करते हैं। बाकी वरना तो आप समझिए कि इस समय कुछ लोगों ने तो दारू पी ली होगी, और कुछ लोग जो है घरों में सो रहे होंगे, और कुछ लोग जो है तमाम तरह से घूम रहे होंगे, उनको ये लगता है कि ये कोई और आके कर देगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद थी और आज भी मेरी उम्मीद कायम है, इसलिए मैं यहाँ हूँ कि ये जो नौजवान जो है ना, जो हमारा 45 से नीचे का जो नौजवान है, वो नौजवान इस आंदोलन को मजबूती से चला सकता है अगर हम उसको कैडर देके तैयार कर दें, अगर हम उसको लड़ाई समझा दें कि लड़ाई क्या है और किस तरह से लड़नी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग आज दूरी भी बनाए हुए हैं वो भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर जब ये समाज इकट्ठा हो जाएगा तो राज इनका आएगा। मुझे लगता है फिर किसी किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी गरीब के साथ ये सब चीजें नहीं होंगी। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो कहते हैं कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लें कि हमें करना है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको रोक दे। अगर आप ये सोच ले कि भाई हम कहाँ कर सकते हैं, भैया ने तो कह दिया यार वहां तो हो गया तो हम कहाँ कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लोग भी रोटी खाते हैं। यहाँ तो ज्यादा संपन्नता है, वहां संपन्नता कम है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां एक टाइम आदमी काम करने जाता है तब दूसरे टाइम की रोटी मिलती है। जब वो आदमी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकता है तो आप लोग क्यों नहीं लड़ सकते हो। मैं अभी इससे पहले हम लोग कहाँ थे, फरीदकोट में, वहां उनसे बता रहा था कि देखिए ये महल है, महल ही है ना, ये नहीं महल ही, ये महल है। दूसरे के महलों से अच्छा अपनी झोपड़ी होती है, चाहे उसमें हम कैसे भी रहें, समझ रहे हैं। तो यानी कि बाबा साहब ने कहा कि गुलामी के 1000 साल और आजादी का स्वाभिमान का एक दिन 1 घंटा उस 1000 साल की गुलामी से लाख गुना बेहतर है जो आजादी में स्वाभिमान से जीजा। क्या आप लोग आजाद हैं? भाई जिनके पास कुछ है ही नहीं वो कैसे आजाद? कल भी हम लेबर क्लास थे, आज भी हम लोग लेबर क्लास है। कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया? यहाँ जो लोग बैठे हैं आप बताएंगे क्या आपके परिवार में, सब लोगों के परिवार में सरकारी नौकरी है? एक भी नहीं है। क्या आपके बड़े बड़े बिजनेस है अडानी अंबानी की तरह? क्या आपके महल कोठियां हैं? क्या आप लोग जमींदार हैं? आप पे जमींदारा है, 100 बीघे के जमींदार हैं आप लोग? नहीं। तो ये लोग इतनी आसानी से कैसे हुआ कि कुछ लोग जिन्होंने कल काम स्टार्ट किया था, 5 साल काम स्टार्ट किया था और आज वो जो है अरबों खरबोपति हो गए, तो वो उन्होंने जो है वो धोखे से हमारे हिस्से का जो संविधान में बैठता वो छला है। हमें अपने हिस्से की चीज को लेना है और उसको लेने के लिए उसको पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ ग्रेजुएट कितने लोग हैं, नौजवान कितने हैं जो ग्रेजुएट है? अच्छा देखो कितने, 10-15 तो मुझे दिख रहे हैं। आपने पढ़ाई जब की थी ना, बड़े गौर से सुनना मेरी इस बात को, अपने फोन वोन सब चीज ध्यान हटा के जब आपने पढ़ाई की थी ना, कुछ पल ऐसे आए होंगे आपके घरों में, ये आपके माँ बाप ने अपने हिस्से क्या खाना, अपने हिस्से की खुशी, अपने पैर में चप्पल रख के अपना पेट काट के आपकी फीस दी होगी, आपके कपड़े बनाए होंगे, आपको सुविधाएं दी होंगी, आपको पढ़ने के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए टेस्ट के लिए पैसे दिए होंगे। उन माता पिताओं के बहुत सारे सपने, लेकिन जब आपको जिस आधार पे आपको पढ़ाया गया था उस पर आप पढ़ भी लिए और फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं। मैं बताता हूं और ये सच भी है कि भारत का संविधान का एक आर्टिकल, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, उसका एक आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व में से पंचायती राज तरफ लागू हुआ। और जब पंचायती राज लागू हुआ तो इस शोषित वंचित समाज के लोग भी प्रधान सरपंच बनने लगे, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने लगे नहीं लगे। और जो लोग प्रधान बनते हैं क्या वो अपने गांव का भला नहीं करते हैं? अगर आपका व्यक्ति, आपके जो आपका हितैषी अगर वो प्रधान बनेगा तो क्या गांव में आपका भला नहीं होगा? क्या जो योजना सरकार देगी वो आप तक नहीं पहुंचेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रावधान है
और तो और आपके जानवरों के लिए चारे का की व्यवस्था भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन करवाता है। आपको पता है जब इस देश का बजट बनता है ना, इन भ्रष्ट सरकारों की तो नहीं कह रहा हूं जो बैठी है, ये आरएसएस भाजपा की सरकारों से तो नहीं उम्मीद कर सकता, इन्होंने तो एजुकेशन का बजट कम कर दिया। लेकिन जब इस देश का बजट बनता है तो शेड्यूल कास्ट की जितनी आबादी है इस देश में, वो किसी जाति में बटाओ, उनके हिस्से का पैसा जो है वो पहले अलग रखा जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा उससे इस देश का बजट बनता है। ये शायद आपको आज तक नहीं पता होगा। अगर सोचिए इस देश में 20% आबादी शेड्यूल कास्ट की है तो 20% पैसा जो है, सोचे 1000 करोड़ से बजट बन रहा था तो 200 करोड़ रुपए पहले अलग उठा के रखे जाएंगे और 800 करोड़ रुपए में से देश का बजट बनेगा। वो 200 करोड़ रुपए इसलिए रखे गए हैं कि ये जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से कमजोर समाज है, इनको आगे बढ़ाने की योजना है इससे चले, उसको कहते हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान। समझ रहे हैं? लेकिन वो इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारे लोगों की सरकारें नहीं है। सोचिए जब आपकी सरकारें होंगी तो क्या आपको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या आपके लिए अच्छी पढ़ाई नहीं होगी? सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तनख्वाह तो मिलती है 50-60 हजार रुपए डॉक्टर को, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो जाएगा तो प्राइवेट अस्पताल कैसे चलेगा? लोग प्राइवेट में क्यों जाएंगे? सरकारी स्कूल में फीस तो मास्टर को वो तो मिलती है तनख्वाह 50-60 हजार रुपए, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। वहां मिड डे मील और तमाम तरह की ये सब चीजें चलती हैं और उनको कभी पोलिंग एजेंट बना देते हैं, कभी उनको जो है और किसी काम में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी नींव कमजोर हो जाए। और अगर आपको पढ़ाना है तो फिर अपनी जेब काट के, अपने तमाम तरह के जो है वो जो सपने हैं उनको काट के फिर आप प्राइवेट में पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में जहाँ 50,000 की तनख्वाह वाला मास्टर है और जहाँ 1,000, एक दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल में 20,000 तनख्वाह वाला मास्टर है, तो अच्छी पढ़ाई कहाँ होनी चाहिए थी? सरकारी में। लेकिन क्यों नहीं होती है? क्योंकि सरकारी में अमीरों के बच्चे थोड़ा ही पढ़ते हैं, अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे थोड़ा ही पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे थोड़ा ही पढ़ते हैं, उनके प्राइवेट में पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल आपके नहीं है, प्राइवेट स्कूल चलते रहे, उनको पैसा मिलता रहे और गरीब की थाली से जो है सब कुछ गायब होता रहे। ये व्यवस्था इस व्यवस्था ने की है, ये जो सरकार है यहाँ, इसको बदलने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा और ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि गिद्दड़बाहा में आज जो समय और संघर्ष आप लोगों ने किया ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस तरह से किसान आंदोलन में बाबा राम सिंह जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उसी तरह से, क्योंकि बाबा राम सिंह जी ने अभी वर्तमान में 15 दिन नहीं हुए उनकी शहादत को। आपको पता किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पे एक शहादत हुई है। एक संत थे बाबा राम सिंह जी, नानकसर गुरुद्वारा सिंगड़ा वाले, उन्होंने सुसाइड किया और उन्होंने अपने उसमें पत्र में पता है क्या लिखा सुसाइड नोट में? कि जुल्म करना और जुल्म सहना और जुल्म होते हुए देखना, ये तीनों अपराध। जुल्म भी किया जा रहा है, हम लोग जुल्म सह भी रहे हैं और जुल्म होते हुए देख भी रहे हैं अपने लोगों पे। तो यानी कि हम लोग भी अपराध से कम थोड़ा ही कर रहे हैं, हम भी तो पाप कर रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने शहादत दी और बाबा जी ने नोट में लिखा कि मैं, ये मेरी कायरता नहीं है क्योंकि मैं एक संत हूं। सब लोग इस आंदोलन में कुछ ना कुछ बलिदान कर रहे हैं, कोई मेडल लौटा रहा है, कोई वहां आंदोलन में है, कोई सड़क पे है, कोई लंगर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं अपने प्राणों का बलिदान देता हूं कि जिससे हमारे सोए हुए लोग जागे। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि क्या आपसे दोबारा हमारी मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि ये आंदोलन, ये संघर्ष है और ये आंदोलन संघर्ष कुर्बानी मांगता है, बलिदान मांगता है। सिर्फ चरखा चलाने से आजादी नहीं आती सर, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है और जितनी बड़ी आप सफलता चाहते हैं उतनी बड़ी कुर्बानी आपको देनी पड़ती है। तो इसलिए कुछ लोगों को तो मन बनाना पड़ेगा कि भाई हम अपना पेट छोड़ के, हम अपना लालच छोड़ के, हम महल के बारे में ना सोच के हम अपने समाज के बारे में सोचेंगे और समाज की इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जिस दिन ये गिद्दड़बाहा से ये आवाज आ जाएगी, यहाँ से 20 लोग भी तैयार हो जाएंगे भाई कि हम समाज के लिए लड़ेंगे, हमें समाज से कोई लालच नहीं, लेकिन अपने महापुरुषों का जो सपना है, उनका जो बलिदान है, उनके 4-4 बच्चों का बलिदान। और काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन जो है, मैं उनको गुरु मानता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए निछावर कर दिया और 1 इंच जमीन नहीं लेके गए आपसे। ऐसे महापुरुषों का सपना पूरा हो, जो अधूरा सपना जो वो चाहते थे, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये रोटी कमाने की या महल बनाने की लड़ाई नहीं है, ये देश में स्वाभिमान से अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। और मैं इसमें आपसे सहयोग चाहता हूं। और धम्मी भाई से, और ये हमारा एक और नौजवान भाई बैठा हुआ है, और एक ये हमारा सन्नी
और आपका क्या नाम है? लखविंदर सिंह। इनके भाई थे वो जो हमारे साथी थे जिनकी डेथ? बाबा जी नहीं भाई नहीं, नजत्तर भाई, नक्षत्र बाबा। नजत्तर बाबा। वो हमारा एक और जिम्मेदार साथी था, हमसे बहुत प्यार करता था। देखिए हम इस उसमें भी नहीं कि उसके दुख सुख में भी जा सके, उसके परिवार से मिल सके। मैं बहुत जल्द फिर यहाँ वापस आऊँगा, अपने भाई के परिवार में भी जाऊँगा। ये जो होती है ना, ये कुर्बानियाँ, ये शहादतें मूवमेंट में जो होती हैं, और ऐसी शहादतें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमारे महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़े। ये परिचय हो गया होगा, ये लवली जी हैं, राजीव कुमार लवली जी, ये लुधियाना से हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रधान हैं। और ये ये गर्चा जी हैं, ये हमारे भीम आर्मी के प्रधान है। 3 साल से जब से लगा है, कोई दिन नहीं हुआ जो संघर्ष का दिन ना हो। सारी जगह जाते हैं और इनके साथ ये जो टीम है वो सारी जगह जाती है। और घर कैसा चलता है ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन घर की परवाह नहीं, समाज के लिए संघर्ष करने का एक जज्बा है, और ये जज्बा जो है हमें बल देता है। तो ये हमारे स्टेट के जो है वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और इनके बाद और ये हमारा भाई बैठा हुआ है सुखविंदर गुरु जी, एक वो पीछे उधर कृष्ण माई जी बैठे हुए हैं। ये प्रदीप नाहर को मैं पहचान गया। और कोई है जो जिसको मैं नहीं सम्मान करा पा रहा हूँ? तो बाकी आप सब लोग भी जो है, ये प्रदीप नाहर हैं, ये आप सब लोग सम्मानित हैं क्योंकि आप लोग यहाँ हैं और आप हमारे नेता हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में संघर्ष कर रहा हूँ। कुर्बानी चाहे कल आ जाए, शहादत का दिन चाहे कल हो, मान सम्मान स्वाभिमान समझौता नहीं होगा। और इस संघर्ष में प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में ही अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का और उनके सपने को पूरा करने का काम करें। और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग जो है वो साथ देंगे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इंतजार के लिए दोबारा से माफी। प्रयास करूंगा अगली बार आपको इंतजार ना करना पड़े। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।